अध्याय 58 10,000 हत्याओं की श्रृंखला। युवक के चेहरे पर पुराने चाकू के घाव का लंबा निशान था। उसका नाम वांग मांग था और उसकी उम्र 18 साल थी। जब वह 15 वर्ष का था तब वह भाड़े के सैनिक के रूप में स्काई फॉर्चून किंगडम की सेना में शामिल हो गया था और उसे सीमा पर भेज दिया गया था जहां उसने कई लोगों को मार डाला था। सीमा पर उसे चाकू मारा गया था और सीमा पर 3 साल तक हर दिन वह मौत के कगार पर रहता था, जब तक कि वह अंततः शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण तक नहीं पहुंच गया। उनके पास युद्ध का समृद्ध अनुभव था और उनकी ताकत बहुत अधिक थी। प्रवेश परीक्षा के दौरान स्ट्रेंथ ट्रायल में उसकी मुट्ठी की ताकत 2500 जिन तक पहुंच गई थी और वह एक्सक्लूसिव पैगोडा की तीसरी मंजिल पर भी पहुंच गया था। शीर्ष 3 स्थान पाने वाले ये जूनियर वास्तव में सोचते हैं कि वे अपनी ताकत से हमसे आगे निकल सकते हैं। यदि एक्सक्लूसिव पैगोडा ने प्रतिद्वंद्वी की उम्र के आधार पर उसकी ताकत का फैसला नहीं किया होता तो मैं 5वीं मंजिल तक पहुंच गया होता। वांग मांग के पक्ष के एक युवा ने कहा। उसका नाम ली टाई था और वह वांग मंगल का सहयोगी था। उन्होंने 2500 जिन्स पर अपनी मुट्ठी की ताकत का भी परीक्षण किया था और एक्सक्लूसिव पैगोडा की तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। मुट्ठी की ताकत ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें भाड़े के सैनिकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। मुट्ठी की ताकत मुख्य रूप से किसी की अपनी प्रतिभा और उसके द्वारा अपनाए जाने वाले कौशल मैनुअल के आधार पर खेती पर निर्भर करती है। इन भाड़े के सैनिकों के कौशल मैनुअल बहुत सामान्य थे और उनकी ताकत केवल इतनी मजबूत हो सकती थी। उनके दुर्जेय पहलू उनके समृद्ध युद्ध अनुभव, कुशल ब्लेड तकनीक और दुश्मन को आश्चर्यचकित करने और उन्हें मारने के लिए तीव्र लड़ाई की प्रवृत्ति में निहित है। इसलिए इन दोनों युवाओं की भयानक प्रकृति वास्तविक लड़ाई में निहित है, विशेष रूप से जीवन और मृत्यु की स्थितियों में, न कि परीक्षणों में। वांग यानफेंग, लिन मिंग, ये दोनों बच्चे ग्रीनहाउस में पले हुए छोटे फूल हैं। हमारी लड़ने की क्षमता हमारे जीवन के लिए लड़ते समय चाकू के ब्लेड के अंत में सीखी गई थी। वे हमारे मुकाबले कैसे हो सकते हैं? एक्सक्लूसिव पैगोडा में उन्हें उनकी कंकाल आयु द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया और तीसरी मंजिल पर रोक दिया गया। लेकिन रैंकिंग युद्ध में यह सीमा नहीं थी और सभी प्रतिभागियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया गया। अब चमकने की बारी उनकी थी। रैंकिंग युद्ध के लिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस द्वारा उपयोग की जाने वाली 10,000 किलिंग एरे एक पहाड़ी घाटी में थी जो एक्सक्लूसिव पैगोडा से बहुत दूर नहीं थी। पहाड़ी घाटी नुकीले बांस से ढकी हुई थी और बांस की मोटी, गुस्सैल पत्तियां एक ठंडी, मुरझाई हुई आभा दे रही थीं। इन परतों के बीच में बांस की परतों पर एक साफ जगह थी जिसमें 1000 कदम चौड़ा एक चौकोर था। चौक के केंद्र में 10 गुना 10 फुट चौड़ी एक वेदी थी। वेदी को विभिन्न प्रकार के चमकदार रूनों और प्रतीकों के साथ उकेरा गया था। यह वेदी 10,000 किलिंग एरे थी जिसका उपयोग रैंकिंग युद्ध में किया गया था। जब तक लिन मिंग का समूह एशलज चौराहे पर पहुंचा, वहां पहले से ही कई लोग जमा थे। चूंकि 10,000 किलिंग एरे हर बार सक्रिय होने पर भारी संख्या में वास्तविक सार पत्थरों का उपभोग करता था, इसलिए इसे महीने में केवल एक बार नियत समय पर खोला जाता था। उस समय 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के सभी मार्शल कलाकार स्वेच्छा से रैंकिंग युद्ध में भाग ले सकते थे, लेकिन उन्हें संपार्श्विक के रूप में एक सच्चे सार पत्थर का शुल्क भी देना पड़ता था। यदि उनकी रैंकिंग 100 से कम थी और वे 5 स्थान ऊपर उठे, या यदि उनकी रैंकिंग 100 से अधिक थी और वे 3 स्थान ऊपर उठे, तो उन्हें उनका असली सार पत्थर वापस दे दिया जाएगा। अन्यथा 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस इसे रखेगा। इस प्रकार की शर्त इसलिए थी ताकि जिन शिष्यों ने कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की थी, वे यह दृष्टिकोण न रखें कि उन्हें आगे आना चाहिए चाहे वे आगे बढ़े हों या नहीं। इससे बहुत सारे शिष्य परीक्षण के लिए उत्सुक हो जाएंगे और ऐसा करने के लिए एक दिन में पर्याप्त समय नहीं होगा। होंग शी ने कहा, नए शिष्य जो पहली बार रैंकिंग युद्ध में भाग ले रहे हैं, उन्हें सच्चे सार पत्थर का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
आपको केवल उस जेड स्लिप का उपयोग करने की आवश्यकता है जो आपको 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन में भाग लेने के लिए जारी की गई थी। 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में आपका असली शरीर घायल नहीं होगा। एक बार जब आप भ्रम में मर जाते हैं तो मूल्यांकन समाप्त हो जाएगा और आपकी अंतिम रैंकिंग आपके दुश्मनों को मारने से प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। होंगशी ने यह कहा और फिर सेना को बर्खास्त कर दिया। लिन मिंग ने एशलेस स्क्वायर में प्रवेश किया क्योंकि वह इस 10,000 किलिंग एरे वेदी को देखना चाहता था। उसी समय उसे दो ऐसे लोग मिले जिन्हें वह जानता था। ये दो लोग लियू मिंगजियांग और झांग कैंग थे, जो कुछ दिन पहले ही उसे उकसाने आए थे। इस बीच झांग कैंग ने लिन मिंग की भी खोज की। उसने उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कुराहट में तिरस्कार का भाव था। लिन मिंग, मैं भूल गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि 10,000 किलिंग एरे मूल्यांकन भी नए शिष्यों को भाग लेने की अनुमति देता है। हे, मैं आपके प्रदर्शन की अत्यधिक आशा कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप शीर्ष 180 में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा यह बहुत उबव है। आपको मेरी रैंकिंग के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जू यान कैसे नहीं आई? लिन मिंग ने इस ओर इशारा किया, क्योंकि वह जानता था कि पिछली बार झांग कैंग ने उसे इसलिए उकसाया था क्योंकि जू यान पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। हालांकि झांग कैंग को कोई आपत्ति नहीं थी, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लिन मिंग को इस मामले के बारे में कैसे पता चला। झांग कैंग ने उपहास करते हुए कहा, जू यान हेवनली एबोर्ड का शिष्य है और उसकी रैंकिंग 39 है। उस रैंकिंग के साथ इससे ऊपर की हर रैंक मुश्किल है। वह हर महीने कैसे आ सकता था? क्या आप इन सीमाओं के बारे में भी समझते हैं? लिन मिंग ने उत्तर दिया, मुझे आप में या आपकी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। महीना खत्म होने के बाद हम किसी समाधान पर पहुंचेंगे। मुझे आशा है कि नियत समय पर आप उसके बाद भी मुस्कुरा सकेंगे। हाँ, यही तो मैं तुमसे कहने जा रहा था। झांग कैंग और लिन मिंग के बीच जुआ मैच की खबर चारों ओर फैल गई थी और बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे। कुछ लोग दूसरों के दुर्भाग्य का आनंद लेते थे और नए प्रथम स्थान प्राप्त शिष्य को अपमानजनक नुकसान झेलते देखना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो झांग कैंग के कार्यों से घृणा करते थे। झांग कैंग आखिरकार एक नए शिष्य को धमका रहा था और उसके नए सच्चे सार पत्थरों को लेने की कोशिश की घृणित कार्रवाई उनके द्वारा तुच्छ समझी गई थी। इस समय वांग यानफेंग लियू मिंगजियांग से टकरा गए। लियू मिंगजियांग के अहंकारी स्वभाव और वांग यानफेंग के गौरवपूर्ण चरित्र के साथ यह स्वाभाविक रूप से आपदा का कारण बना। अब तक एशलेस क्वाई की वेदी से अचानक प्रकाश किरणें प्रचुर मात्रा में निकलने लगी और वेदी पर प्रत्येक रून और प्रतीक एक के बाद एक अस्तित्व में आने लगे। रैंकिंग युद्ध शुरू हो गया था। 10,000 किलिंग एरे की वेदी में 12 स्थान थे। एक ही समय में 12 लोग मूल्यांकन में भाग ले सकते थे। मूल्यांकन के बाद 10,000 किलिंग एरे अंतिम रैंकिंग प्राप्त करने के लिए रैंकिंग मैजिक एरे पर संयुक्त किलिंग स्कोर को सीधे प्रतिबिंबित करेगा। लिन मिंगजियांग ने 10,000 किलिंग एरे को घूमते और चमकते हुए देखा और हंसे। वांग यानफेंग, कुछ भी बचकाना कहने की जरूरत नहीं है। हम 10,000 किलिंग एरे में अपना हाथ क्यों नहीं आजमाते और देखते कि वास्तव में कौन कमतर है। यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। हालांकि वांग यानफेंग को लिन मिंग से झटका लगा था, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। हालांकि वह जानता था कि लियू मिंगजियांग के खिलाफ जीतना संभव नहीं था, फिर भी उसने उसे चुनौती देने का साहस किया। नवजात बछड़ा बाघ से नहीं डरता। इस वांग यानफेंग में कुछ हिम्मत है। हिम्मत किस काम की? उसकी उम्र बहुत कम है, उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं। नए शिष्य जो 180 के पार प्रवेश कर सकते हैं वे पहले से ही दुर्लभ हैं। 150 एक अद्वितीय प्रतिभा है और 130 को स्वर्ग का चमत्कार भी कहा जा सकता है जो हर दशक में भी कम ही देखा जाता है। लिंग सेन और ता को असमर्थ थे। ये लियू मिंगजियांग 125वीं रैंक पर है और वह इस बार भी आगे बढ़ सकता है।
वांग यानफेंग के पास संभवतः जीतने का क्या मौका है? लिन मिंग ने दूसरों की टिप्पणियां सुनी। उसकी नजर रैंकिंग स्टोन पर पड़ी और निश्चित रूप से लियो मिंगजियांग की रैंक 125 थी। वह अर्थ हॉल की ऊपरी मध्य रैंकिंग में था। संपूर्ण अर्थ हॉल और स्वर्गीय निवास में 230 शिष्य थे। यदि कोई नया शिष्य कम से कम 200 रैंक तक पहुंच सकता है तो यह एक बहुत अच्छा परिणाम था। वांग यानफेंग इसे आसानी से पूरा कर सकते थे, लेकिन वह बहुत ऊंचे और ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचना चाहते थे, और लिन मिंग भी ऐसे ही थे। हाल के दिनों में उन्हें इन अनुमानित रैंकिंग स्टोन आवश्यकताओं के बारे में पता चला था। यदि वह 180 से ऊपर रैंक करना चाहता है तो उसे कम से कम 100 अंक की आवश्यकता होगी। यदि वह 150 से ऊपर रैंक करना चाहता था तो उसे कई सौ अंकों की आवश्यकता थी। और किसी ऐसे व्यक्ति को मारना जो शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के शिखर के बराबर था, केवल 50 अंक देता था। 12 शिष्य वेदी पर चढ़ गए और दृढ़ता से वहीं खड़े हो गए। सरणी को सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार डीकन ने कहा, मूल्यांकन अवधि की कोई सीमा नहीं है। यदि आप शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में किसी शत्रु को हरा देते हैं तो आपको 1 अंक प्राप्त होगा। यदि आप शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण के चरम पर किसी दुश्मन को हरा देते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त होंगे। तीसरे चरण का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिद्वंद्वी आपको 10 अंक देगा, और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण का शिखर आपको 50 अंक देगा। चौथे चरण का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिद्वंद्वी आपको 100 अंक देगा, और चरम चौथे चरण का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिद्वंद्वी आपको 500 अंक देगा। पांचवें चरण का शारीरिक परिवर्तन प्रतिद्वंद्वी आपको 1000 अंक देगा, और चरम पांचवें चरण का शारीरिक परिवर्तन प्रतिद्वंद्वी आपको 5000 अंक देगा। आपका सामना उच्चतम स्तर के लड़ाकू से पल्स कंडेंसेशन चरण में होगा। यदि आप एक को हराते हैं तो आपको 10,000 अंक प्राप्त होंगे। जादुई सरणी में प्रवेश करने के बाद आप अपने विचारों का उपयोग करके उपयोग करने के लिए एक हथियार का चयन कर सकते हैं। मृत्यु का परिणाम विफलता और सरणी से निष्कासन है। अब शुरू करो। डीकन की आवाज धीमी होने के बाद वेदी तेज रोशनी से जगमगा उठी। वेदी के अंदर 12 शिष्यों की छवि थोड़ी धुंधली हो गई, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा कवर किए गए हों। वेदी में वांग यांग ने अपनी आंखें खोली और एक बेजान सफेद दुनिया में पहुंचे। उसके सामने हर कल्पनीय हथियार मौजूद था। भारी तलवारें, मुलायम तलवारें, लंबी तलवारें, चौड़ी तलवारें, छोटी तलवारें, कटाना, भाले, कुल्हाड़ी, हथौड़े इत्यादि। मेरे पास आओ, लंबी तलवार। जैसे ही वांग यानफेंग ने ये सोचा, उसके हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। स्काई फॉर्चून किंगडम में 90% मार्शल कलाकारों ने तलवार का इस्तेमाल किया, और उनमें से 80% ने लंबी तलवार का इस्तेमाल किया। लॉन्ग स्वॉर्ड एक शानदार हथियार था। यह गतिशील और अथक, तेज और उग्र था। अंततः परीक्षण शुरू हुआ, और 7 या 8 खतरनाक जानवर वांग यानफेंग के सामने आए। ऐसे 3 या 4 मार्शल कलाकार भी थे जिनकी ताकत शारीरिक परिवर्तन के प्रारंभिक दूसरे चरण से लेकर शारीरिक परिवर्तन के प्रारंभिक तीसरे चरण तक थी। वांग यानफेंग ने ठंडे भाव से उनकी ओर देखा। उन्हें इन विरोधियों को हराना था। जब असली लड़ाई शुरू हुई तो वांग यानफेंग ने पाया कि मूल्यांकन वास्तव में बहुत सरल था। हर बार जब वह किसी दुश्मन को मारता था तो उसकी जगह लेने के लिए तुरंत एक नया दुश्मन सामने आ जाता था, सिवाय इसके कि इस नए प्रतिद्वंद्वी की ताकत अधिक दुर्जेय थी। वांग यानफेंग ने केवल 5 या 6 को ही मारा था, जब शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण में मार्शल कलाकार दिखाई देने लगे। जब उन्होंने 110 अंक अर्जित कर लिए तो वांग यानफेंग ने एक मामूली घाव होने के कारण एक भरी हुई आवाज दी। जब वह 180 अंक तक इकट्ठा हो गया तो एक मार्शल कलाकार वांग यानफेंग के पेट में तलवार घुसाने में कामयाब रहा। उस अंतिम क्षण में वांग यानफेंग ने उस मार्शल आर्टिस्ट का सिर काट दिया, और साथ ही उसके दिल पर वार किया गया।
अंतिम स्कोर 190 अंक। मरने के बाद वांग यानफेंग को 10,000 किलिंग एरे से गोली मार दी गई। वह पीला लग रहा था, लेकिन सौभाग्य से वह एक्सक्लूसिव पगोडा में अपने पिछले अनुभव के कारण बेहोश नहीं हुआ था। वांग यानफेंग ने इस प्रकार की भ्रामक हत्या के दायरे को अपना लिया था, और हालांकि उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, लेकिन वह वास्तव में घायल नहीं हुआ था। ये दर्द केवल मारे जाने से होने वाली प्रेत तंत्रिका उत्तेजनाओं के कारण थे। जैसे ही वांग यानफेंग ने वेदी के चारों ओर देखा, उसका रंग डूब गया। वह अप्रत्याशित रूप से हटाए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके अलावा अन्य सभी 11 लोग अभी भी वेदी पर थे। अध्याय 59, नए और पुराने के बीच का अंतर। जैसे ही वांग यानफेंग ने वेदी के चारों ओर देखा, उसका रंग डूब गया। वह अप्रत्याशित रूप से हटाए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके अलावा अन्य सभी 11 लोग अभी भी वेदी पर थे। मैं सबसे बुरा था। निराश मत होइए। पास के वांग यानफेंग के कान से एक उदासीन ठंडी आवाज सुनाई दी। वांग यानफेंग ने पीछे मुड़कर देखा। बोलने वाला व्यक्ति अर्थ हॉल प्रशिक्षक होंग शी था। वेदी पर मौजूद 11 लोग अर्थ हॉल के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों में से कुछ हैं। आपकी रैंकिंग बहुत खराब नहीं है, होंग शी ने अपनी ओर से रैंकिंग स्टोन का जिक्र करते हुए कहा। वांग यानफेंग का नाम अब प्रभावशाली ढंग से रैंक 168 पर व्यवस्थित किया गया था। यह परिणाम रैंक 150 और उससे ऊपर की शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं से बहुत दूर था। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वांग यानफेंग केवल 15 वर्ष के थे। यदि उसने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में 6 साल तक अध्ययन किया, तो यह पहले से ही तय मामला था कि वह स्वर्गीय निवास में प्रवेश करेगा। यहां तक कि 5 या 6 वर्षों में रैंकिंग स्टोन पर शीर्ष 10 में जगह बनाना भी असंभव नहीं था। हालांकि होंग शी ने कहा कि उनकी रैंकिंग भयानक नहीं थी, वांग यानफेंग इस परिणाम से असंतुष्ट थे। लियू मिंगजियांग 125वें स्थान पर थे। असमानता बहुत बड़ी थी। वह लिन मिंग पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने देखा कि वह उदासीन लग रहा था और अन्यथा बहुत शांत था। यह आदमी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यह कोई हास्यास्पद ताकत नहीं है। अगर मेरी रैंक 168 थी, तो शायद उसकी रैंक 150 हो सकती है। झांग कैंग, जिसके साथ उसका मुकाबला है, उसकी रैंक 109 है, और इस बार उससे भी अधिक हो सकती है। क्या वह चिंतित नहीं है? इस समय 10,000 किलिंग एरे द्वारा कई और लोगों को गोली मार दी गई। उनकी रैंकिंग 120 से 150 तक भिन्न थी। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और लोगों को बाहर निकाला गया। उनमें प्रभावशाली ढंग से लियू मिंगजियांग भी शामिल थे। उनका अंतिम परिणाम उल्लेखनीय रैंक 122 था, लेकिन वो 5 रैंक की छलांग नहीं लगा सके। लियू मिंगजियांग ने अपने कपड़ों में हाथ डाला और एक गोली निकाली जिसे उसने ले लिया। वह थोड़ा ठीक हुआ और वांग यानफेंग की ओर देखकर मुस्कुराया। यह परिणाम कमोबेश वही था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वांग यानफेंग का चेहरा बदसूरत था। आखिरकार उन्हें नए शिष्य और पुराने शिष्य के बीच का अंतर समझ आ गया। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रतिभाओं और प्रतिभाओं के लिए एक सभा स्थल था। अर्थ हॉल के ये शिष्य प्रतिभावानों में भी प्रतिभाशाली थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और प्रसिद्ध प्रशिक्षकों के व्याख्यान और शिक्षण के अलावा वे संभवतः आश्चर्यजनक रूप से तेजी से प्रगति कैसे नहीं कर सकते थे। लियू मिंगजियांग पहले ही 2 साल के लिए यहां नामांकित हो चुके थे। यह अंतर जरा भी असामान्य नहीं था। वांग यानफेंग ने अपना पहला प्रदर्शन किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके और लियू मिंगजियांग के बीच मैच में वह निस्संदेह हार जाएगा, लेकिन वह फिर भी लड़ेगा। उसने जो कुछ भी खोया है, वह भविष्य में उसे वापस मिल जाएगा। रैंक 168। हे, कितना कोमल है। वांग यानफेंग की रैंकिंग देखकर वांग मंगल ने मुस्कुराते हुए ताना मारा। यह स्थिति लगभग 100 या 200 अंक की है।
मुझे बस शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर 4 लोगों को मारना है और मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। इस पिता ने एक बार सीमा पर 6 मार्शल आर्टिस्टों को मार डाला था जिनके पास समान खेती थी। इस बार मैं निश्चित रूप से 150वीं रैंक तक पहुंच जाऊंगा। ले टाई ने लड़ने की भावना से भरपूर अपनी नाक की नोक को अपने अंगूठे से रगड़ा। वह एक मार्शल आर्टिस्ट थे जिनकी साधना शारीरिक साधना के तीसरे चरण के चरम पर थी। एक पेशेवर भाड़े के सैनिक के रूप में उनके कई वर्षों तक लगातार मौत से खिलवाड़ करने के कारण उनकी युद्ध कौशल समान खेती वाले एक समान मार्शल कलाकार से कहीं अधिक थी। हम भाइयों को लिन मिंग और वांग यानफेंग को दोबारा अपना चेहरा दिखाने से कम 150 रैंक हासिल करनी होगी। हम उनसे आगे निकल जाएंगे, अन्यथा हम वास्तव में कूड़ा है। दूसरा दौर शुरू हो रहा है। आगे आना। जादुई सरणी फिर से घूमने और सक्रिय होने लगी। वांग मांग और ले टाई ने एक दूसरे के बगल में जगह बनाई और वहां खड़े होने के बाद वांग मांग ने मुड़कर कहा, अरे फर्स्ट प्लेस, क्या आप ऊपर नहीं आ रहे हैं? पहले आप, लिन मिंग ने झांग टाई और वांग मांग पर नजर डालते हुए उत्तर दिया। इन दोनों के चारों ओर बहुत भारी जानलेवा हवा थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अतीत में कई लोगों को मार डाला था। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति कमजोर नहीं होगा। जादुई सरणी की प्रकाश किरणें चमक उठीं और वांग मांग और ली टाई ने 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में प्रवेश किया। इन दो लोगों के हथियार व्यापक तलवार थे। यह एक ऐसा हथियार था जो एकत्रित भीड़ में बड़ी संख्या में दुश्मनों को मार सकता था और इसमें जबरदस्त शक्ति थी। लेकिन इन दोनों लोगों को जल्द ही एहसास हुआ कि 10,000 हत्याओं की श्रृंखला उनके पहले अनुमान से कहीं अधिक कठिन थी। हालांकि ली टाई ने 6 मार्शल कलाकारों को मार डाला था जो सीमा पर विसरा स्टेज के शिखर पर थे। यह एक समय में एक ही किया गया था। अब उसे एक साथ उन 10 शत्रुओं के हमलों की रक्षा करने और उन्हें रोकने की जरूरत थी, जो सभी उस पर एकजुट हो गए थे। विसरा प्रशिक्षण के चरम पर किसी को मारना तो दूर, विसरा प्रशिक्षण के शुरुआती चरण में भी किसी को मारना आसान नहीं होगा। शारीरिक परिवर्तन, मांस प्रशिक्षण के दूसरे चरण में दुश्मनों के लिए, वह उन्हें रोकने और एक को मारने में कामयाब रहा। लेकिन एक विसरा प्रशिक्षण स्तर के प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत उसकी जगह ले ली। यहां तक कि शारीरिक परिवर्तन का चौथा चरण, मांसपेशियों में बदलाव के विरोधी भी सामने आने लगे। जितना अधिक उन्होंने मारा, उनकी स्थिति उतनी ही अधिक खतरनाक होती गई। तीसरे चरण के चरम पर ये दो मार्शल कलाकार आरंभिक परिवर्तनशील मांसपेशी चरण के एक मार्शल कलाकार से भी तुलना कर सकते हैं, परंतु अब उन्हें चारों ओर शत्रुओं से घिरे हुए उनका सामना करना था, और धूप की एक छड़ी जलाने में जो समय लगा, उसके बाद वे हार गए थे। अंतिम परिणाम, वांग मांग रैंक 156, ली टाई रैंक 158। वे शीर्ष 150 रैंक में प्रवेश नहीं कर पाए थे। जब इस जोड़ी को 10,000 किलिंग एरे द्वारा बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने रैंकिंग स्टोन पर परिणामों को देखा और हताशा की पीड़ादायक भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी बेशकीमती बेहतर युद्ध शक्ति उन्हें शीर्ष 150 तक पहुंचने देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा वे पहले से ही 18 साल के थे और उनमें सुधार की बहुत कम गुंजाइश थी। शायद जब वे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से स्नातक हो गए, तब भी वे शीर्ष 100 तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिन मिंग ने इस निराश जोड़ी को जाते हुए देखा। अपने दिल में वह पहले से ही जानता था कि पहले मूल्यांकन में शीर्ष 150 में प्रवेश करना एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा होना है। लेकिन कभी कभी शीर्ष स्तरीय प्रतिभा का परिणाम भी हमेशा अच्छा नहीं हो सकता है। वांग यानफेंग को एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह कहा जा सकता है कि यह अफसोस की बात थी कि वह बहुत छोटा था। उसने झांग कैंग की ओर देखा। झांग ने पीछे मुड़कर देखा तो मुस्कुराया। ये झांग कैंग मांसपेशियों को बदलने के चरण में आधा कदम है। लेकिन अगर यह सिर्फ एक सामान्य पीक कटिंग मसल मार्शल आर्टिस्ट है, तो हो सकता है कि वे उसका मुकाबला न करें। हालांकि मेरे पास
ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की बड़ी सफलता का चरण है, लेकिन अब उसे हराना संभव नहीं है। वह लियांग टीशान मंच पर जा रहा है। नए शिष्यों में उनका तीसरा स्थान है। भीड़ में से कुछ लोगों ने लियांग टीशान को पहचान लिया। इस बंदे की मजबूत और विशाल काया ने बहुत गहरी छाप छोड़ी। लियांग टीशान और लिन मिंग दोनों के पास जन्मजात दैवीय शक्ति है। इस बार प्रवेश परीक्षा में तीसरे स्थान पर गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल भी प्राप्त हुई। इस लियांग टीशान के प्रदर्शन को देखकर हम लिन मिंग के प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए बस 20 या 30 रैंक ऊपर जा सकते हैं। लियांग टीशान की तुलना अक्सर लिन मिंग से की जाती थी क्योंकि दोनों की उम्र एक जैसी थी और उनमें जन्मजात दैवीय शक्ति भी थी। लियांग टीशान के मंच पर आने के बाद उन्होंने एक गंभीर मुस्कान दी और फिर 10,000 किलिंग एरे की ओर लंबे कदम बढ़ाए। उसने बहुत पहले ही गोल्डन स्नेक स्कारलेट गोली ले ली थी और अब वह विसरा प्रशिक्षण चरण में आधा कदम था। अगले चरण में सफलता केवल समय की बात थी। उनकी खेती वांग यानफेंग से बहुत अलग नहीं थी और उनकी जन्मजात दैवीय शक्ति ने निश्चित रूप से उस अंतर के एक बड़े हिस्से को कवर किया था। हालांकि लियांग टीशान की खेती वांग यानफेंग के समान थी, फिर भी उनके पास वांग यानफेंग के वास्तविक युद्ध अनुभव का अभाव था। उनके पास वांग यानफेंग के मार्शल कौशल, सत्य के 9 पथ और आंदोलन कौशल, 7 निराशाजनक कदम का भी अभाव था। अंत में लियांग टीशान को भी 10,000 किलिंग एरे से वांग यानफेंग से थोड़ा पहले गोली मार दी गई। उनकी अंतिम रैंकिंग 176 थी और उन्होंने शीर्ष 180 में प्रवेश किया था, जो काफी दुर्लभ था, लेकिन इसे शीर्ष स्तरीय प्रतिभा के रूप में नहीं माना जा सकता था। लियांग टीशान रैंक 176, वांग यानफेंग रैंक 168। मुझे आश्चर्य है कि यह लिन मिंग कौन सी रैंक हासिल कर पाएगा। जैसे ही दर्शकों ने बात की, लिन मिंग मंच पर उछल पड़े। अरे, नंबर 1 नया शिष्य मंच पर आ गया है। मैं इस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि उसके पास जन्मजात दैवीय शक्ति है और उसने कुछ दुर्लभ और कीमती सामग्री खाई है। वह शीर्ष 150 में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता है। क्या आपको लगता है कि शीर्ष 150 रैंकिंग में प्रवेश करना इतना आसान है? लिंग सेन, ताको और झांग गुआन्यू को छोड़कर कोई अन्य 15 वर्ष का बच्चा नहीं है जिसने शीर्ष 150 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई हो। उसने प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया क्योंकि वह युवा है और उसे एक्सक्लूसिव पगोडा तक पहुंचने में फायदा हुआ था। लेकिन 10,000 हत्याओं की श्रृंखला उम्र से निष्पक्ष है। एक शिष्य ने ईर्ष्या के भाव से कहा। यह शिष्य 19 साल का हो चुका था। हाँ, आप युवा होने के कारण दूसरों की उम्र से ईर्ष्या करते हैं। उत्तम पगोडा सबसे सुंदर मंच है। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, यह केवल प्रतिभा की डिग्री का परीक्षण करता है। लेकिन इस 10,000 किलिंग एरे से युवा मार्शल कलाकारों को वास्तव में एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये लिन मिंग केवल 15 वर्ष का है। वह शीर्ष 160 रैंकिंग में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता है। यहां तक कि 170 भी एक शीर्ष स्तरीय प्रतिभा है। 140 या 150 के आसपास का स्कोर हासिल करना एक राक्षसी प्रतिभा का प्रतीक है। लिंग सेन, ताको और झांग गुआन्यू ने उन रैंकिंग के आसपास हासिल किया था जब उनका पहला रैंकिंग युद्ध हुआ था। वह समय प्रतिभाओं का सच्चा समागम था। इस बार का मूल्यांकन भला कैसे हो सकता था? लिंग सेन, ताको और झांग गुआन्यू के उल्लेख पर कई उपस्थित लोगों की अभिव्यक्ति बदल गई। इन तीनों के पास काफी प्रतिष्ठा और शक्ति थी जो उन्होंने वर्षों में हासिल की थी, यहां तक कि कुछ प्रमुख शिष्यों और मायावी किन जिंगसुआन से भी ज्यादा। वे लगभग स्वयं ही मुख्य शिष्य बनने के लिए चुने गए थे, लेकिन फिर भी उनके पास भारी मात्रा में संसाधन थे और उन्हें 10,000 किलिंग एरे रैंकिंग मूल्यांकन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि जिन व्याख्यानों में उन्होंने भाग लिया, उनका अभ्यास और उनकी कौशल पुस्तिकाएं भी एक सामान्य शिष्य की क्षमता से परे थीं। इन कारणों से एक सामान्य शिष्य के लिए किन जिंगसुआन जैसे मुख्य शिष्य के अस्तित्व की अवधारणा बहुत दूर और समझ से बाहर थी।
वह बिल्कुल भी मार्शल हाउस शिष्या की तरह नहीं थी, इसलिए उसकी संचित प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि लिंग सेन, ताको और झांग गुआन्यू से कम थी।